जय हिंद। वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जो 13 नवंबर को टेक्निकल अग्निवीर टेक्निकल का जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। उनका सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ। इसके पहले भी मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बना चुकी हूँ ओरिजिनल पेपर का, जो कि 13 नवंबर को हुआ था। उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मैंने ARO वाइज या लोकेशन वाइज सारे क्वेश्चन एक ही पेपर में इंक्लूड किए थे, तो कुछ और क्वेश्चन रह गए थे, तो उन क्वेश्चन को आज हम इस पेपर में कंप्लीट करेंगे। तो इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिए ताकि आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन से किस टाइप के पूछे जाते हैं, ताकि आपका जनवरी में जो एग्ज़ाम होने वाला है वह उसमें आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहें और आपको ये भी समझ में आ जाए कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करना है जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर अभी आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, पटना सिटी लोकेटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर। पटना शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर स्थित है और ये गंगा का जो दक्षिण तट है उस पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कैपिटल ऑफ रशिया। रूस की जो राजधानी है वो पूछी गई थी फ्रेंड्स। तो रूस की राजधानी कौन सी है? मॉस्को। ये रूस की राजधानी है। तो आपको राजधानियाँ पढ़ के जानी है, नेशनल और इंटरनेशनल। कैपिटल ऑफ मणिपुर। देखिए, अब यहाँ पर ये इंटरनेशनल पूछा था और ये हमारे स्टेट वाइज भी कैपिटल पूछी जाती है, तो ये स्टेट वाइज और इंटरनेशनल दोनों आपको कैपिटल्स याद करना है। मणिपुर की राजधानी पूछी गई थी, तो मणिपुर की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जोधपुर इज लोकेटेड ऑन विच स्टेट। जोधपुर किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत कॉमन चीज़ है, सभी को पता होगा कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब पानीपत का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं डिस्कस किया है लोगों ने, उन्होंने कहा है फर्स्ट बैटल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो फर्स्ट बैटल में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि कब लड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, ये 1526 में लड़ा गया था पानीपत में। और ये पानीपत कहाँ पर है, कहाँ पर लड़ा गया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये हरियाणा में लड़ा गया था और ये पानीपत जो लोकेशन है कहाँ पर है, हरियाणा में है। और किसके बीच में लड़ा गया था, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर होगा इब्राहिम लोधी और बाबर। इब्राहिम और बाबर, इन दोनों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, विच इज़ लीस्ट पॉल्यूटेंट। जो सबसे कम प्रदूषक हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन लोगों को याद थे तो उन लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, वुड, सोलर कुकर, LPG और कुकर। तो फ्रेंड्स, इन सभी में जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा सौर कुकर। सोलर कुकर सबसे कम प्रदूषक है इन सभी में, क्योंकि लकड़ी को जलाने पे भी प्रदूषण होता है। LPG भी कुछ गैसेस इमिटेट करती है और कुकर में भी LPG का ही यूज़ होता है, इसलिए ये भी पॉल्यूटेंट है। तो जो सोलर कुकर है उसमें सौर ऊर्जा एंड सनलाइट का उपयोग किया जाता है, इसलिए ये क्या है, सबसे कम प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था, नॉट एबल टू वॉक ऑन आइस बिकॉज ऑफ। बर्फ पर चलने में सक्षम नहीं होने का क्या कारण है? जड़ता का कारण है। जड़ता आप सभी को पता होगा, इनर्शिया, उसका मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी और अगर गतिमान अवस्था में तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। तो यहाँ पर बर्फ पर चलने का इनर्शिया से कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट है घर्षण, फ्रिक्शन, या फिर जड़ता की अनुपस्थिति या फिर घर्षण की अनुपस्थिति। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन घर्षण इसका कारण है लेकिन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इसका कारण होगा, घर्षण की अनुपस्थिति। क्योंकि घर्षण नहीं होने से, फ्रिक्शन नहीं होने से क्या होता है कि स्लिप हो जाते हैं। जो बर्फ़ है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, फ्रिक्शन लेस हो जाती है, इसके कारण उस पर चलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा क्या है? एक सदिश राशि है, अदिश राशि है या फिर डायमेंशनलेस, यानी जिसकी कोई विमा नहीं है, या तो ना तो वेक्टर है और ना ही स्केलर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है कि ये क्या है, एक अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वेट इज़ डिफरेंट बिटवीन अर्थ एंड मून। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी एग्जाम में आता है और यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं पूछा है, डायरेक्ट रिलेशन ही पूछ लिया है कि अर्थ और मून के बीच में जो वेट का डिफरेंस है वो कितना होता है। तो फ्रेंड्स, मून पर जो वेट होता है, वज़न होता है, वो अर्थ पर वज़न का कितना होता है, 1/6 अर्थ के वेट का होता है। अगर मैं एग्जांपल से इसको आपको समझाऊं कि अगर पृथ्वी पर किसी का वेट 60 kg है तो मून पर उसका वेट कितना होगा, 1/6 होता है, मतलब कि कितना होगा, 10 kg होगा। अगर आपको 1/6 ऑप्शन में दिया हो तो आपने उस पर टिक किया हो तो ये करेक्ट होगा। और परसेंटेज में भी कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है, तो वो कितना होगा, 16.5%। अब 16.5% आपको याद नहीं करना है, 1/6 को आप डिवाइड करोगे तो लगभग 16.5% इसकी वैल्यू आती है। तो
अगर आपने ये भी परसेंटेज में वैल्यू अगर आपसे पूछी गई होगी तो ये भी करेक्ट है, और 1/6 तो होता ही होता है, तो ये रिलेशन आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, क्लाउड्स फ्लोट इन एयर बिकॉज ऑफ, आकाश में बादल किसके कारण बहते हैं? क्या कारण होता है कि जो बादल है वो हवा में तैरते हैं, नीचे नहीं आते हैं या फिर ऊपर नहीं चले जाते? तो इसका कारण फ्रेंड्स क्या होता है, जो बादल हैं उनका जो डेंसिटी है वो क्या होती है, लो, कम घनत्व के कारण ये क्या होते हैं, हवा में तैरते हैं। किसके कारण इनका घनत्व कम होता है? हवा से इनका घनत्व, हवा के कंपैरिजन में इनका जो डेंसिटी है हवा का ज़्यादा होता है, और इनका क्या होता है, बादलों का डेंसिटी कम होता है। और डेंसिटी कम होगी तो वो क्या होंगे, ओब्वियसली उसके ऊपर तैरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फीट और इंच में रिलेशन, तो सेंटीमीटर टू मीटर, मीटर टू किलोमीटर, ग्राम किलोग्राम, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है ये आपको याद होना चाहिए। ये इसलिए भी याद होना चाहिए क्योंकि कभी कभी न्यूमेरिकल में भी इनकी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, उसके कारण एक कन्वर्जन के कारण न्यूमेरिकल गलत हो सकता है, तो सारे कन्वर्जन एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछ लिया गया है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो कितने इंच होते हैं, 12 इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स लाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन से डिवाइस कन्वर्ट करता है? तो फ्रेंड्स सूर्य से आने वाली जो लाइट है उसको विद्युत ऊर्जा में जो चेंज करने का काम होता है, इसका जो अगर आपने आंसर लिखा होगा सोलर सेल, जनरली उसका नाम सोलर सेल होगा। अगर ऑप्शन में सोलर सेल दिया हो तो वो भी अगर आपने टिक किया हो तो बिल्कुल करेक्ट होगा। और एक और इसका दूसरा नाम है फोटोवोल्टेइक सेल, फोटोवोल्टेइक सेल। अगर ये ऑप्शन में दिया हो तो दोनों बिल्कुल सेम है, ये स्पेसिफिक नाम दे दिया उसको और ये क्या है, जनरल नाम है उसका। तो सोलर सेल भी करेक्ट है और फोटोवोल्टिक सेल, अगर दोनों में से आपने कोई सा भी एक ऑप्शन अगर आपका आया हो और एग्जाम में आपने टिक किया हो तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, नाव रुकी हुई है, अगर कोई व्यक्ति उतर रहा है तो नाव कहाँ जाएगी? फ्रेंड्स बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछे हैं, जिसका बेसिक क्लियर होगा उसके क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल करेक्ट हुए होंगे। तो आपको कोई सा भी टॉपिक अगर प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम के लिए, टेक्निकल के एग्ज़ाम के लिए स्पेशली, अभी जो अग्निवीर की टेक्निकल के एग्ज़ाम हुई है उस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लेवल है वो तो बिल्कुल मीडियम ही है, बट जो क्वेश्चन है वो लॉजिकल पूछे गए हैं, इसलिए आपको जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से डीपली प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर ये न्यूटन्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि न्यूटन्स लॉ के ऊपर कैसे, नाव रुकी हुई है, अगर कोई व्यक्ति उतर रहा है तो नाव कहाँ जाएगी? तो फ्रेंड्स नाव हमेशा हम जब भी उतरते हैं तो पीछे की ओर जाती है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन आया है। और थर्ड लॉ क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब एक प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया बल लगता है। तो जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके पीछे की ओर बोट पर एक बल लगता है, जिससे बोट कहाँ जाती है, पीछे की ओर चली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये जगह पर नहीं रहेगी, आगे पीछे भी नहीं आएगी, और अगर ऑप्शन में आपको दिया होगा पीछे की ओर तो इसका राइट आंसर होगा पीछे जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रेडिएशन कॉजेज स्किन कैंसर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यूवी रेडिएशन, आप सभी को मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करवा भी चुकी हूँ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो सन की किरणों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसके कारण स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेव इज एक्सरे, एक्सरे किरणें किस प्रकार की तरंगें होती है? जो सभी जो तरंगें होती है जैसे अल्फा, गामा, बीटा, एक्सरेज, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनकी डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी चाहिए। इनकी रेंज, इनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, ये सभी आपको पढ़ना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में तो आपको ये रेज जो है अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अभी इन्होंने पूछा है एक्सरेज जो है वो कौन सी वेव्स होती है, ये कौन सी वेव्स होती है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन वाली वेव्स होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं इसे। और इनकी जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य, वो बहुत कम होती है और इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो वेवलेंथ है उसकी रेंज में आपको बता दूँ 10⁻⁻8 से 10⁻12 मीटर होती है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है उसकी रेंज होती है 10⁻16 to 10⁻20 हर्ट्ज़। कभी कभी रेंज भी इनकी पूछ ली जाती है, तो वो आपको प्रिपेयर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच कलर इज़ गुड एब्जॉर्बर, सभी को पता होगा जो ब्लैक कलर है, काला कलर, वो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होता है ऊष्मा का, टेम्परेचर का, लाइट का, सभी का। ये क्या करता है, सभी जो वेवलेंथ होती है सभी तरंग दैर्घ्य को अवशोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, टी विथ मिल्क एंड अदर विदाउट मिल्क एट 90 डिग्री टेम्परेचर विच वन विल बी कूलर इफ़ हीटेड फर्स्ट। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स। ये इन्होंने पूछा है कि जो चाय है, दूध वाली चाय या फिर बिना दूध वाली चाय में से कौन सी गर्म करने पर पहले ठंडी होगी। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कहाँ किससे पूछा गया है, स्पेसिफिक हीट का ये क्वेश्चन है।
स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चन पूछा गया है। जो दूध होता है, दूध की जो स्पेसिफिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है, कम होती है पानी से। इसलिए जो दूध है वो जल्दी ठंडा हो जाएगा पानी के कंपैरिजन में। जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी वो जल्दी ठंडा होगा, और जिसकी स्पेसिफिक ज़्यादा होगी वो देर से ठंडा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जो दूध वाली चाय है वो क्या हो जाएगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ अ क्वांटिटी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा गया है कि ये कौन सी क्वांटिटी, एक सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रेंड्स ये डिस्टेंस और चार्ज इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए क्या है, एक यहाँ पर ये मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर सदिश है और यहाँ पर अदिश है। तो ये क्या है, एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, इनर्ट गैस हैज़ अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैसों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं फ्रेंड्स, 0 होते हैं, क्योंकि ये इसीलिए निष्क्रिय गैस इन्हें कहा जाता है। 0 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगी, इसलिए इन्हें निष्क्रिय गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इन एयरक्राफ्ट टायर विच गैस इज फिल्ड। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत बार मैं करवा भी चुकी हूँ आप लोगों को। तो इनमें कौन सी नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। विच गैस इज हाईएस्ट परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में किस गैस का सबसे सर्वाधिक प्रतिशत होता है, नाइट्रोजन का होता है। और आपको याद रखना है कितने प्रतिशत होती है, कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। तो कितनी होती है, 78% नाइट्रोजन होती है। और दूसरे नंबर की क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत होता है, तो होता है ऑक्सीजन का 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की तरह कार्य करता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 जिसे कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफ स्नो इज रब टुगेदर स्नो स्टिक वाई। अगर बर्फ़ को एक दूसरे के ऊपर रगड़ा जाए तो बर्फ़ चिपक जाती है, इसका क्या कारण। बहुत लॉजिकल, ये भी लॉजिकल, मतलब इस एग्जाम में फ्रेंड्स लॉजिकल क्वेश्चंस, लॉजिक पूछे गए हैं, उनको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है। आपको कितना बेसिक नॉलेज है टॉपिक का, उस हिसाब से इन लोगों ने क्वेश्चन यहाँ पर पेपर में पूछे हैं। तो बर्फ़ क्यों चिपक जाती है, 2 बर्फ़ के टुकड़ों को अगर आप रगड़ोगे तो वो क्यों चिपक जाते हैं। तो फ्रेंड्स जब बर्फ़ के टुकड़ों को रगड़ा जाता है, अभी हमें पता है कि जो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन जब बर्फ़ को रगड़ा जाता है तो ये एक दूसरे, ये क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर, इस पर ये 0 डिग्री सेल्सियस इसका हिमांक होता है। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाओगे तो इसका हिमांक कम ज़्यादा हो सकता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है। तो जैसे ही आप रब करोगे तो इसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। आप प्रेशर जब बढ़ाओगे तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम हो जाएगा। मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस से हम मान सकते हैं माइनस, मान लिया -10 डिग्री सेल्सियस के लगभग पहुंच जाएगा। इसको बर्फ़ में रहने के लिए कितना, -10 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब इसको हम रगड़ेंगे तो बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा, मतलब -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इतना टेम्परेचर होता ही नहीं, सिर्फ उसको 0 डिग्री सेल्सियस ही मिल पाता, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको नहीं मिल पाता है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, पानी बन जाता है, वाटर बन जाता है। दोनों ब्लॉक्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, वाटर की लेयर क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि वो बर्फ़ बनने के लिए उसको माइनस वाला जो टेम्परेचर है वो नहीं अवेलेबल हो पाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा पानी। अब जैसे ही आप रगड़ना बंद करते हो, जैसे ही हम रगड़ना बंद करते हैं तो प्रेशर उसका वापस से नॉर्मल हो जाता है, और नॉर्मल हो जाएगा तो इसका जो हिमांक बिंदु है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़, फिर से ये पानी क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो ये जो 2 ब्लॉक्स हैं, 2 ब्लॉक्स नहीं रहेंगे, ये पानी फिर से बर्फ़ बन के तीनों जुड़ जाएंगे और एक ब्लॉक बन जाएगा। इसलिए क्या हो जाती है, चिपक जाती है, फिर एक टुकड़ा इसका बन जाता है। अगर ऑप्शन में आपको दिया है कि इसका प्रेशर बढ़ने से चिपक जाती है या फिर इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाने से चिपक जाती है, तो वो आपके ऑप्शन के ऊपर आप देख लेना आपने क्या ऑप्शन क्या दिया है। यहाँ पर लोगों ने ऑप्शन शेयर नहीं किए हैं, तो इसका जो आंसर है मैंने बता दिया है कि जब रगड़ा जाता है तो प्रेशर बढ़ता है और बढ़ने से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, इसके कारण ये क्या होती है, चिपक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। कैंसर सेल कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स किसका उपयोग किया जाता है, कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हवा, स्टेनलेस स्टील, वाटर और नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो स्टेनलेस स्टील है वो तो क्या है, एक मिश्र धातु है। वायु क्या है, एक मिश्रण है, मतलब ये सब मिश्रण है। और पानी अगर हम बात करें, पानी ऐसा नहीं कि आप पानी भर दिया और उसमें कचरा डाल दिया तो ये एक मिश्रण हो गया, नहीं।
इसका जो कंपोजिशन है H2O, मतलब इसमें रेशो फिक्स है, हाइड्रोजन का 2 और वाटर का 1 जो मॉलिक्यूल इसमें यूज़ होता है, तो इसमें रेशो फिक्स, इसलिए ये क्या है, एक कंपाउंड है। एसिड गिव्स और टेक प्रोटॉन्स, एसिड प्रोटॉन देता है या लेता है, तो फ्रेंड्स एसिड हमेशा क्या करता है, प्रोटॉन के डोनर्स का काम करता है, मतलब ये देता है। इसके अपोजिट जो बेस है, बेसिस का काम क्या होता है, वो एक्सेप्टर्स होते हैं, मतलब प्रोटॉन्स को ग्रहण करने का काम करते हैं। इसके अपोजिट आपको ये भी याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनजी, जो सीएनजी है उसका मुख्य घटक कौन सा है, क्या पाया जाता है उसमें, मिथेन CH4। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, तो एल्यूमिनियम किससे निकाला जाता है, यहाँ पर उसका अयस्क पूछा है, तो अगर बॉक्साइड ऑप्शन में दिया हो तो वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और इसके अलावा 2 और मैंने बता दिए हैं पिछले पेपर में, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक और ओरिजिनल पेपर में 13 नवंबर को जो हुए थे उसके क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे थे, उसका मैं पेपर ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें मैंने बता दिए हैं कि कितने इसके जो ऑर्स होते हैं, अगर बॉक्साइड दिया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। विच एलिमेंट इज़ नॉट अ नोबल गैस, कौन सा एलिमेंट नोबल गैस नहीं है, तो नोबल गैस की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ऑक्सेंस, ये सारी गैसेस क्या होती है, नोबल गैसेस होती है। अगर इसके अलावा ऑप्शन में कोई सी और गैस अगर आपको दे रखी हो, आई थिंक लोगों ने नाइट्रोजन शेयर किया था कि नाइट्रोजन भी थी मैडम ऑप्शन में, तो नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, नोबल गैस नहीं है। व्हाट इज़ द अलॉय ऑफ स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है, तो फ्रेंड्स स्टेनलेस स्टील किसका अलॉय है, लोहा और निकल, इन दोनों की ये मिश्र धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्टिफिशियल प्यूरिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स बाय, फलों को कृत्रिम शोधन यानी कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, किसका उपयोग किया जाता है, एसिटिलीन का। एसिटिलीन और एक और नाम इसका होता है एथिलीन, भी इसे कहा जाता है। अगर एथिलीन भी ऑप्शन हो तो ये भी बिल्कुल करेक्ट होगा। इन दोनों का 2 नाम से इसे पुकारा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है फ्रूट्स को पकाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 32 days, देन हाउ मेनी डेज विल 4 men कैन डू द सेम वर्क। 32 दिनों में 8 आदमी एक काम को पूरा करते, तो 4 आदमी उस काम को कितने दिनों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया है M1 D1 जो फॉर्मूला है T1 W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाय W2 वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है। यहाँ पर दिए हैं मेन और डेज, सिर्फ इनका यूज़ करेंगे, इन दोनों से हमें कोई मतलब नहीं है। तो मेन दिए हैं 8 men 32 days में, इज इक्वल टू कितने मेन 4 men कितने डेज में काम करें कंप्लीट करेंगे, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 4 8 जा 32, 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, वो 64 days में। तो फ्रेंड्स ये थे 13 नवंबर को जो टेक्निकल के पेपर हुए हैं डिफरेंट लोकेशन पे, उन सभी के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं। आप ये मैं समझिएगा कि पर्टिकुलर एक ARO का ही मैंने ये पेपर डिस्कस किया है, पर्टिकुलर ARO का एक पेपर नहीं है। इसमें जिस एरर के जो क्वेश्चंस लोगों ने हमारे साथ शेयर किए हैं वो सभी इस पेपर में मैंने आप लोगों के साथ आज डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।